जय भोले की बच्चों, कैसे आना हुआ? क्या तुम लोगों को भी करना है सारी पोएम्स का रिवीजन, वो भी सबसे कम टाइम में? तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बना है। इसमें हर पोएम की हम बेटा समरी देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थीम देखेंगे और लर्निंग देखेंगे, वो भी सबसे जल्दी यार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली पोएम से, जो कि है बेटा आपकी क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। देखो, अगर मैं तुमको इसकी एनसीईआरटी लाइंस की हिंदी बताऊं जो तुमको दिख रही होंगी यहाँ, वो क्या है कि जिस तरह एक कौवे ने हेमलॉक ट्री पर बैठकर उससे बर्फ मेरे ऊपर गिराई, उस इंसिडेंट ने मेरे मूड को चेंज दिया, मुझे खुश कर दिया, और जो मेरा पूरा दिन खराब जा रहा था उसको और आगे खराब होने से रोक लिया। ये तो हो गई इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अब समझो बात क्या कही गई है। पोएट का मूड खराब है, तो एक दिन वो जब मूड खराब होता है तो हम नेचर में टहलने निकल जाते हैं, तो वो टहलने निकल गया और फिर वहां पर वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया है। पेड़ किसका है? हेमलॉक का ट्री है। हेमलॉक बेटा पॉइजनस ट्री होता है, इसको हम अशुभ मानते हैं, मतलब अच्छा पेड़ नहीं मानते इस पे। उसके नीचे जाके बैठ गया। फिर वहां पे कौन आता है? एक क्रो आता है। अच्छा, बर्फ बारी हुई है तो फिर पेड़ के ऊपर भी बर्फ गिरी हुई है। अब क्रो बेटा, क्रो भी अच्छा सिंबल नहीं होता। क्रो को डेथ का सिंबल मानते हैं, ओमेन का साइन मानते हैं, यानी कि शैतान का। बाकी असल में इसको भी शुभ नहीं माना जाता है। तो फिर क्रो आता है, ऊपर पेड़ पे बैठता है, कुछ हलचल करता है, तो पेड़ पर जो बर्फ जमी हुई थी वो पोइट के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही बर्फ पोइट के ऊपर गिरती है, पोइट बड़ा खुश हो जाता है। उसका जो सारा मूड खराब था वो एकदम खत्म हो जाता है, वो एकदम हैप्पी हो जाता है। तो इस छोटे से इंसिडेंट से एकदम हैप्पी हो गया। अब समझो पोइट की भाई थीम क्या है यहाँ पर, पोइट क्या बात कहना चाह रहा है हमसे। बट अब बात ये है कि जो इंसिडेंट हमें बहुत छोटे दिखते हैं या सिंपल दिखते हैं, उनकी भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी जिंदगी में, कि कैसे एक छोटे से बर्फ के गिरने ने हमारा पूरा मूड सही कर दिया। बाकी हमेशा आपको पॉजिटिव होप रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा यार, उम्मीद रखे रखो, हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखो, नजरिया देखने का, चीजों को अच्छे से देखो। ऐसा नहीं कि तुम्हें पता है क्रो अशुभ माना जाता है या हेमलॉक ट्री अशुभ माना जाता है तो अब तो कुछ बुरा ही होगा, ऐसा नहीं बेटा। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखनी चाहिए। तीसरी बात यही है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी बेटा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज बना सकते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अगर उनमें हम अपनी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ से, ब्रेवरी से उनका सामना करते हैं, उनसे करते हैं, तो बेटा जाकर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पायरिंग टर्न आता है जिससे हमारी जो सैड सिचुएशन है वो भी एक खुशी वाली सिचुएशन में बदल जाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी थीम। लर्निंग ये है भाई, लर्निंग भी आप इसी में से ही निकाल लोगे आसपास से। अब बेटा हमको पोएम में एक और पॉइंट बताया गया है, वो क्या है? नेचर की पावर। देखो, नेचर की हर क्रिएशन में इतनी पावर होती है कि वो हमारी डिप्रेस्ड मूड को या खराब मूड को हैप्पियर वन में बदल सकती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, क्रो है नेचर की क्रिएशन, हेमलॉक ट्री नेचर की क्रिएशन, कैसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने बेटा पोएट की मूड की कंडीशन भी कहां से कहां ले गए। तो इसलिए नेचर की कभी भी किसी चीज को अशुभ नहीं समझना चाहिए, सब चीजें अच्छी हैं, हर चीज में बहुत पावर होती है। ठीक है बेटा, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ओके, अब चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ। चलो बच्चों, चलते हैं अपनी अगली पोएम जो कि है फायर एंड आइस की तरफ। देखो, फायर एंड आइस पोएम में पोएट कहना क्या चाहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं ये दुनिया फायर में खत्म होगी, तो कुछ कहते हैं आइस में। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस करा है उससे मुझे लगता है ये दुनिया तो फायर से ही खत्म होगी। हाँ, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना पड़ेगा तो दुनिया में इतनी आइस भी है कि वो इस दुनिया को खत्म कर सकती है। यहाँ पर क्या कि बर्फ से दुनिया खत्म हो जाएगी या आग से दुनिया? नहीं बेटा, आग का मतलब क्या है यहाँ पर? वो है पैशन, डिजायर्स, लस्ट, यानी कि इच्छा, जुनून, हवस। जो लोगों की बेटा इतनी ज्यादा सबको हवस बढ़ती जा रही कि मेरे पास भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, इतना बड़ा मकान हो, सब हो, उसकी वजह से लोग गलत रास्ते अपना रहे हैं कमाई करने के, कुछ चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं। बेटा लोगों में आइस बढ़ रही है। आइस का मतलब क्या है? नफरत बढ़ रही है, इंडिफरेंसेस आ रहे हैं, इनसेंसिटिव हो रहे हैं लोग, इनटॉलरेंस हो रहे हैं। मतलब आज अगर किसी की गाड़ी किसी से भी टच हो जाए ना, तो उतने में ही वो लड़के बुला लूंगा अपने, उतने बेटा वो मार पिटाई होने पर आ जाता है, पूरा लड़ाई हो जाती है वहां पर। या अगर 2 देशों के बीच में देखो तो इतना इंटेंस माहौल हो जाता है कोई भी छोटे से इशू पे कि वहां पे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी या वॉर की नौबत आ गई है। तो लोगों में इस समय नफरत भी आपस में इतनी बढ़ गई है और उनकी इच्छाएं भी इतनी हो गई हैं कि वो दोनों मिल गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं तो अकेले अकेले भी वो दुनिया खत्म कर सकती हैं। ठीक है, तो पोइट भाई कहते हैं कि आज जो लोगों की, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया किस में खत्म होगी? लोगों की इच्छा जुनून की वजह से खत्म होगी। तो कुछ कहते हैं ये दुनिया खत्म होगी एक दूसरे से नफरत करने की वजह से या इंटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी की वजह से। लेकिन पोइट कहते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है कि लोगों की इच्छाएं कितनी बढ़ गई हैं, उस हिसाब से तो भाई मुझे लगता है ये दुनिया खत्म होगी इच्छा जुनून की वजह से। क्योंकि भाई अब जब बेटा सभी जगह मकान बना लोगे, पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे? कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर।
इकोसिस्टम की उड़ गई धज्जियां, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, और फिर मतलब हर आदमी को सब कुछ चाहिए। तो आप सोचो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक बुरे वे में जाएगा सब कुछ बेटा, दुनिया में एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन जाएगा ऐसे। तो वो कहते हैं कि ये तो फायर में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये दुनिया एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बची खत्म होने के लिए, तो भाई दुनिया में इतनी आइस भी है, आइस मतलब कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत भी करते हैं, इतने इनसेंसिटिव हैं या इतने इंटॉलरेंस हो चुके हैं कि उनके इन्हीं इमोशंस की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है। मतलब यार आज किसी में संभाई नहीं है, अभी किसी देश ने किसी के कुछ को कुछ कर दिया ना, सीधे एटम बम गिरा देंगे। एटम बम क्यों बना के रखे? ये क्या भलाई के लिए बेटा? जिस दिन भी ये फटे उस दिन क्या होगा? दुनिया में तबाही होगी। तो इसलिए वो कहते हैं इतनी आइस भी है कि वो भी दुनिया खत्म कर सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया पोएम का मतलब। लेकिन अब यहाँ पे देखो भाई थीम क्या है पोएम की, पोएट हमसे कहना क्या चाहते हैं। देखो थीम वही है, सदियों पुराना क्वेश्चन कि ये दुनिया लोगों के पैशंस और डिजायर्स की वजह से खत्म होगी या ये दुनिया नफरत की वजह से खत्म होगी। तो इसका आंसर भाई हमें इस पोएम में दिया तो नहीं गया है, पर हमें बेटा यहाँ से थीम तो आपकी ये आ जाएगी। बाकी फिर आप जो इससे कहेंगे कि लर्निंग क्या मिलती है हमें पोएम से, लर्निंग ये है बेटा कि ये पोएम हमें इनडायरेक्टली कहना चाह रही है कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स ना हो। और ये बेटा जो दुनिया में नफरत बढ़ गई है ये खत्म कैसे होगी? सिर्फ हमारे प्यार की ताकत ही इसे बुझा सकती है। लोगों में प्यार होना चाहिए, अपना भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अब हमें इंसानियत का कर्ज चुकाना होगा। हमें इस पर बात नहीं करनी ये दुनिया कैसे खत्म होगी, बल्कि हमें इस पर सोचना है कि कैसे हम इस दुनिया का एंड डिले कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे भाई खत्म होने से बचा सकते हैं इसको, उस पर हमें वार्तालाप करनी है। ये पोएम एक कॉल टू एक्ट है बेटा हमें, कि हमें अब ऐसी जो बुरी सोच है जो हमारे अंदर इतनी हाई बढ़ चुकी है हर चीज़ की, या नफरत हम इतनी करें, उन्हें छोड़ देना है यार, आराम से जियो, संतुष्ट होकर जियो जो है उसमें, वो चीज़ अपनानी है बेटा। लर्निंग तो इस पोएम की हो गई। बाकी इसमें एक और पॉइंट है ह्यूमन इमोशंस का, कि भाई ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे बेटा हाय हवस कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर कोई चीज़ चाहिए, या नफरत, इन्हीं की वजह से भाई कोई रिश्ता खत्म होता है और इन्हीं की वजह से एक दिन दुनिया भी खत्म हो सकती है। इसलिए हमें इन पर बेटा कंट्रोल करके कोई भी काम करना चाहिए, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। हमें हमारे ह्यूमन इमोशंस को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए अपने। ओके बेटा, ये पोएम आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ, जो कि है अ टाइगर इन द ज़ू। बट टाइगर इन द ज़ू बहुत प्यारी पोएम है। इसमें हमें एक टाइगर की कंडीशन बताई गई है दो जगहों पर। एक तरफ तो वो जू में है तो उसका बिहेवियर कैसा है, और एक तरफ वो जब जंगल में है तो उसका बिहेवियर कैसा है बेटा। बहुत प्यारी पोएम है, एकदम दिल को छू जाने वाली है, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी बनता है। आइए पढ़ते हैं। देखो आपको एक ओवरव्यू दे दूं, इसमें हमें बताया जाएगा कि अगर जब भाई टाइगर जू में है तो वो खुश नहीं है, अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, लोगों से मतलब कुछ अपने ना दहाड़ रहा है, बस एकदम शांत सा चल रहा है, और कुछ उसके मन में बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है उसको वहां पर रह के। ठीक है, और वहीं पर अगर वो जू में है तो वो हंटिंग करता है और दहाड़ता है और सब कुछ करता है। ठीक है, तो मतलब फिर बस एंड करा गया पोएम का ये कहकर कि वो जो अपना टाइगर है उसकी आंखों में एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो वो केज से बाहर निकलेगा। बस इसके साथ पोएम एंड है। अब डिटेल में थोड़ा जानते हैं। पहली लाइन क्या लिखी है, मतलब पैरा में क्या है पहला, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मतलब क्या होता है कि वो जो टाइगर है वो अपनी विविड स्ट्राइप्स के संग, मतलब जो धारियां होती हैं उसके शरीर पर, उनको संग भाई लेकर अपनी केज के अंदर की जो छोटी सी जगह है उसी में चल रहा है। किस पर चल रहा है? अपने पंजों पर। उन्हीं को यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट बताया है। ये मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब एकदम जो उसके पंजे होते हैं ना वो एकदम कुशन जैसे होते हैं, बहुत भारी होता है यार टाइगर, तो उसके हिसाब से उसके पंजे भगवान ने बनाए हैं ऐसे। तो अपने वो कुशन से पंजों पर वो चल रहा है, कहाँ? अपनी केज में चल रहा है, थोड़े से कदम बस ऐसे ही चल रहा है वो। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, मतलब उसको गुस्सा भी है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम शांत गुस्से के संग चल रहा है। वो क्या करेगा बेटा? दूसरे पैरा में हमको कंडीशन बताई गई है अपने जंगल की, क्या? ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, लर्किंग मतलब छुप रहा है, कि वो छुप रहा होगा कहीं ग्रीन ग्रास के पीछे और धीरे धीरे चल रहा है। ग्रीन ग्रास के पीछे धीरे धीरे चल रहा है। छुप क्यों रहा है? क्योंकि सामने एक हिरन जा रहा है, प्लम्प डियर यानी मोटा तगड़ा हिरन जा रहा है। उसका शिकार करने के लिए वो एकदम ताक लगाए बैठा है, कब्जे आया मैं इसका शिकार कर लूँ। ठीक है, वाटर होल मतलब नदी या कुछ भी पानी का सोर्स है, उसके आसपास वो हिरन है। तो मतलब क्या पता चलता है कि कहाँ हमारा वो टाइगर शांत सा जो चल रहा है वो यहाँ पे शिकार की तैयारी में बैठा है, एकदम अपना बेटा अपनी जिंदगी है उसकी। हम ये नहीं कहेंगे कि शिकार करना उसके लिए गलत है, क्योंकि उसका तो पेट पालना वही है। ठीक है, तो वहां पर वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा है। अगले पैरा में हम जंगल में ही है, क्या? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज बैरराइजिंग हिज वाइट फ्लैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज।
कि भाई अब वो जंगल की बाउंड्री पर आगे दहाड़ रहा है और हम जो गांव वाले हैं उनको डरा रहा है। बेटा ये चीज़ क्या शो करती है कि हम उसकी हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। उससे क्या होगा, टाइगर हमारी हैबिटेट में आएगा। अगर वो यहाँ पर आया तो हमारा भी भाई बिगड़ेगा, हमें भी भाई कष्ट होगा और उसे तो होगा ही होगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि बेटा उसकी हैबिटेट को भी आप बना रहने दें, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना करें यार। और फिर हमें बताया गया कि वो अपने जो बड़े बड़े वाइट दांत हैं उनको बाहर निकाल के हमें डरा रहा है, पूरे विलेज को एकदम खड़ा होकर और दहाड़ रहा है तेज तेज से। ये बात है तीसरे पैरा में। अब हम दोबारा चले जाते हैं कहाँ, जू में। वहां पर टाइगर की कंडीशन क्या कहते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। कि अब वो लॉक है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट मतलब जो उसका पिंजरा है वो कंक्रीट का बना हुआ है, उसमें लॉक है, और अब जो उसकी ताकत है वो बस उनकी जो सराखे हैं पिंजरे की उसके पीछे रह गई है। वो बाहर तो अपनी ताकत दिखा तो सकता नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केजेस इग्नोरिंग द विजिटर। अब बस वो जो अपनी केज की जो लंबाई है बस उसी को नाप रहा है, मतलब उसी में चल रहा है, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, उन पर कोई उसके दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, वो ना उन पर गुस्सा कर रहा है। मतलब उसकी जिंदगी में सारी बेटा हमने थ्रिल ही छीन लिया, मजा ही छीन लिया। देखो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए हम उससे ऐसा कर रहे हैं यार, गलत है। अगले पैरा, लास्ट पैरा में क्या लिखा है, ही हियर्स द वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। के वो रात में जब जू में है तो वो आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, जो जू में एंड में निकलती हैं कि सब जानवर अपने एक से तो है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और फिर क्या कहा गया है कि वो अपनी ब्रिलियंट आइज से, यानी चमकदार आइज से बेटा, जिन आंखों में एक उम्मीद है, उनसे किसकी तरफ देख रहा है, केज से अपने सितारों की तरफ देख रहा है। जो रात में सितारे दिख रहे हैं, ये एक दिन तो शायद मैं बाहर आऊंगा ही। इसी के साथ ही पोएम एंड होती है। मतलब बेटा कितनी पोएम में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि टाइगर जू में है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर जाने का उसका मन है। और जब वो जू में और जब वो जंगल में आता है तो वो अपने मन की चीज़ें कर पाता है। लेकिन हम लोगों को संग में वार्निंग भी दे रहा है कि मेरी हैबिटेट मत डिस्ट्रॉय करो वरना मैं तुम्हें परेशान करूंगा। इसलिए ठीक है। अब यहाँ से हमें थीम क्या बेटा जो इस पोएम की है वो बताई गई है। थीम बेटा इस पोएम की ये है कि जो फ्रीडम की चाह होती है वो तो हर जीवित जीव की नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मतलब वो तो भाई एक इच्छा है ही। आप हो क्या, आपको कोई पिंजरे में रखे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे ही टाइगर है, वो तो बेटा एक नेचुरल डिजायर होती है जो हर जीव लिविंग बीइंग की होती है। तो वो टाइगर की भी है कि उसे भी आज़ादी चाहिए। वो क्यों केज में रहेगा? जब उसको भगवान ने कर दिया है फॉरेस्ट तो वो क्यों भाई पिंजरे में रहेगा? इसलिए हमें भाई उनकी फ्रीडम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है ज़्यादा, जिससे उनकी वो फ्रीडम बनी रहे। बेटा उनकी भी वैल्यूज़ हैं, अपने कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं यार, उनका भी बेटा मन होता है, इसलिए हमें उनके संग भी अच्छे से पेश आना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कोई भी जानवर बेटा केज में रह के कभी खुश नहीं रहा है, ना कोई खुश होगा। और हमें बेटा यहाँ पर पोएम में इसलिए बताया गया, एक तरफ जू की कंडीशन के कंट्रास्ट में दी गई है हमने को जंगल की कंडीशन, जिससे हम खुद जान सकें यार कि जंगल में टाइगर कितना खुश है और जू में कितना उदास है। बाकी अगर मैं लर्निंग की बात करूंगा तो लर्निंग से यही मिलेगी कि हमें बेटा जानवरों की फ्रीडम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो भी फ्रीडम के लायक हैं, उनकी भी फ्रीडम होती है, उनका हैबिटेट हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसलिए अफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो। ठीक है, ये लर्निंग थीम हो गई, समरी बता दी। चलते हैं बेटा अपनी अगली पोएम की तरफ। तो चलो बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की ओर, जो कि है यार द बॉल पोएम। बेटा आप लोगों के लिए ये पोएम इस समय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जीवन के इस पड़ाव पर हो जो इस पोएम से लर्निंग मिलती है ना, वो आपको जरूर इस समय मिलनी चाहिए। तो चलिए यार शुरू करते हैं। बॉल पोएम में आपको एक ओवरव्यू दूं तो एक बच्चा है जिसकी बेटा एक बहुत ही फेवरेट बॉल थी, वो उससे खेल रहा था। खेलते खेलते वो बॉल पानी में गिर जाती है। अब भाई वो बॉल वहां चली गई, वहां से वापस तो आ नहीं सकती। तो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, वो वहीं पर खड़ा हुआ है, एक टक उस बॉल को देखे जा रहा है। वैसे तो बेटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दूसरी बॉल आ जाएगी, पर उसे अब कैसे बताएं, उसकी तो यादें जुड़ी थी ना उससे, वो तो बेचारा गम बना रहा है। तो यही है इस पोएम का ओवरव्यू। और फिर पोइट हमें कहते हैं यहाँ पर कि हमें भाई लॉ से लड़ना सीखना चाहिए। आओ थोड़ी डिटेल में देखते हैं, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं यार, क्या बात है। आ जाओ। क्या करेगा वो लड़का? नहीं, क्या करेगा वो जिसकी बॉल खो गई है? मैंने देखा कि उसकी बॉल कितनी खुशी से कूदती हुई जा रही थी और कहाँ जाके हार्बर में गिर गई। अब भाई ये कहने का तो कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉल्स आ जाएंगी। अब उस लड़के को एकदम दुख ने जकड़ लिया है, वो कांप रहा है एकदम। उसके संग जो बॉल के संग जो उसकी यादें जुड़ी थी ना बेटा, यहाँ पर लॉस बॉल का नहीं हुआ है, लॉस हुआ है उन यादों का। आपकी कोई फेवरेट चीज है, आपको आपके मान के चलो ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने कुछ दिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है अगर, ठीक है, तो आपके लिए वो चीज बहुत कीमती हो जाती है, आप उसको नहीं खोना चाहते। अगर वो खो जाती है तो उसका अलग दुख है, क्योंकि उसके संग जो हमारी यादें जुड़ी थी वो खोई है, वो चीज नहीं।
ठीक है। तो इसलिए लड़के को उस बॉल खोने का, बस की यादें खोने का दुख हो रहा है। ये वैसे तो और बॉल आ जाएंगी, मात्र 10 रुपए की दूसरी बॉल आएगी, पर अब कोई कहने का फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसको जाके अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि अब उसे समझना पड़ेगा बेटा अपना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तो ऐसे ही दुनिया है, यहाँ पर लोग बॉल्स खरीदते हैं और खोती भी हैं। मतलब बेटा बॉल्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो स्वीट मेमोरीज से बच्चे के लिए, या आप खुद एक समझ सकते हो एक पर्सन। मान के चलो आपके साथ कोई बहुत प्यारा पर्सन रहता है आपका, लेकिन बेटा वो आपसे किसी कारणवश दूर हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उसे वापस तो नहीं बुला सकते ना, कैसे भी वो वापस तो नहीं आ सकता। चला गया तो चला गया बेटा। ये दुनिया है पोजेशंस की, लोग चीजें खरीदते हैं और खोते हैं, और कोई भी चीज बेटा वापस नहीं खरीद पाता। मरा हुआ आदमी जिंदा थोड़ी ना हो पाता है, आप ऐसे सोचो यहाँ पर, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बेटा सिर्फ एक्सटर्नल होती है, वो उससे हम बाहर का सुख तो खरीद सकते हैं, पर अंदर की जो खुशी होती है वो कभी नहीं खरीद पाएंगे। जो मेमोरीज है उनको नहीं खरीद सकते, वो मरे हुए आदमी को वापस नहीं ला सकते हम, ठीक है बेटा। और अब यही बेटा उस बॉय को समझना पड़ेगा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज को खोने का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। लॉस का मतलब क्या है, लॉस तो पार्ट एंड पार्सल होता है हमारी लाइफ का, और कई लोगों ने इसे जाना है। जब वो बड़े होते हैं तो अपनी जिंदगी में सीखते हैं, कुछ दिन में सीखते हैं। अब ऐसे ही इस लड़के को भी सीखना पड़ेगा कुछ दिन में एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इसी के साथ अपनी ये पोयम जो है वो एंड होती है। मतलब क्या था कि भाई ये दुनिया में बेटा लॉस होना तो निश्चित है। आपकी जो भी प्यारी चीज है, कोई भी चीज देखो हमेशा परमानेंट तो होती नहीं है, आई है तो जाएगी भी। इसलिए उस पर यार गम बनाने का बेटा कभी नहीं कोई फायदा रहा है, क्योंकि ये लाइफ जो है, मैं अब आपको थीम बता रहा हूँ पोएम की क्या है, वो ये है कि ये जो लाइफ है वो बहुत छोटी है और डिफिकल्ट भी है। हालांकि इस लाइफ में लॉस भी होते हैं और उनसे डील करना मुश्किल भी होता है, पर हमें डील करना तो पड़ेगा ना बेटा, और उनसे मूव ऑन भी करना पड़ेगा। क्योंकि भाई हम इस लाइफ का अपना प्रीशियस टाइम उन पर वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो हमारे वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अब उनसे बेटा हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो ये पोएम हमें ये भी बताती है कि हमें किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज से अपने आप को इतना इमोशनली अटैच नहीं करना चाहिए कि उसके दूर जाने पर हमें दुख हो। क्योंकि बेटा लॉस किसी ना किसी चीज का तो होगा ही, ये तो इनएविटेबल चीज है, मतलब इसको हम रोक नहीं सकते यार, होगा। लॉस यूनिवर्सल है, हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है आप ही के साथ हो रहा हो। लेकिन बेटा एक ब्रेव आदमी जो होता है वो लॉस से कॉप करता है, मतलब उसके संग भाई संभालता है, उससे मूव ऑन करता है और अपनी आगे लाइफ में बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई थीम पोएम की कि लाइफ बहुत छोटी है, लॉस तो होना पक्का ही है, इसलिए लॉस से मूव ऑन करो, उसको ब्रेवरी से फेस करो और अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट अवॉइड लॉस, ठीक है। लर्निंग की बात करो तो बेटा लर्निंग भी यही हो जाएगी, यहाँ पर थीम और लर्निंग को ज्यादा अलग है नहीं, कि जो आपकी मतलब यही है कि लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट अवॉइड इट एंड बेटा यू हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी, विद योर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ऑन लॉस, यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ, जो है बेटा अमांडा। देखो यार ये पोएम बेटा तुम्हें जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें उनके संग कैसा बिहेवियर करना है ये सिखाती है। देखो इसमें एक बच्ची है अमांडा, बड़ी प्यारी थी बेटा, वो स्कूल जाती है, जैसे 5-6 साल की बच्ची होगी। उसकी माँ उसको हर छोटी चीज पर टोक रही है कि तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो, चॉकलेट मत खाओ, पिंपल है तुम्हारे और बढ़ेंगे, जूते साफ करो, होमवर्क करो, कमरा साफ करो। इतना छोटा बच्चा क्या जानता है, कुछ जानता है? नहीं जानता है ना। इसलिए बेटा हमें बताया गया कि अच्छा उनके इतने चिल्लाने से अमांडा पर इतना गंदा रिजल्ट आया है कि वो बिल्कुल सोचती है कि मैं अनाथ हूँ, मैं सबसे अलग रहना चाहती हूँ, बिल्कुल साइलेंस में रहना चाहती हूँ। वरना क्या बच्चों को साइलेंस पसंद होता है? नहीं, बच्चों को तो खेलना कूदना मिलना घुलना पसंद होता है। तो उनके चिल्लाने के रिजल्ट से अमांडा की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब होती है ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है। शुरू करते हैं बेटा इस पोएम को। पोएम को शुरू करने से पहले बता दूं ये बेटा एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या कि जहाँ पर एक ही आदमी बोलता रहता है और एक आदमी सुनता रहता है। यहाँ पे बोलेगा कौन? वो है अमांडा की मम्मी जी, और सुनेगा कौन? वो है अमांडा खुद। और बस वो सोचती हुई इमेजिनेशन हमें उसकी दिखाएगी। तो यार देखो हर बच्चे को लगता है बेटा बचपन में कि अगर किसी भी चीज के लिए आप उसको टोको कि उसकी फ्रीडम आप छीन रहे हो, उसको ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जा रही है, ठीक है। बात मानी कि हमारा भाई हक है परवरिश करना, बच्चे को सही चीज सिखाना, लेकिन वो उस वे में होनी चाहिए कि बच्चे को ये ना लगे उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है बेटा उससे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं ध्यान से। पहले पैरा में लिखा गया है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हर्ट योर शोल्डर्स अमांडा, और सीधे बैठो। मतलब पहले पैरा में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए गए अमांडा को कि नाखून मत चबाओ, अपने कंधे मत उचकाओ और एकदम सीधे बैठो। ये झुक के क्या बैठे हो, एकदम ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, ठीक है।
तो ये बताओ यार, एक छोटी सी बच्ची है अमांडा, उसकी माँ उसको ऐसा प्रेजेंटेबल बनाना चाहती है सोसाइटी के लिए कि भाई कोई बाहर वाली आंटी है ना वो कहे अरे आपकी लड़की तो बड़ी समझदार है, इसी उम्र से ऐसे रहती है, जबकि वो ये नहीं देख रही कि बच्चे का मन क्या होता है, एक बच्चे की ये एज कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी क्रिटिकल एज है बेटा, ये उस चीज़ को नहीं देख रही है, वो सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हैं। फिर अमांडा इसको सुनकर क्या सोचती है, वो बेचारी डिप्रेस्ड है वैसे ही बेटा, इतनी छोटी उम्र से डिप्रेस, कि काश मैं एक जल परी होती। जल परी बेटा मतलब मैरमेड, वो सिंबल होता है बच्चों के लिए किसका, फ्रीडम का, आज़ादी का फ्रीडम होता है और वंडर का, अच्छी चीज़ का। तो मैं बेटा एक अकेले बड़े हरे कलर के समुंदर में मैं आराम से होती और वहीं पर आराम से धीरे धीरे चलती, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता, कोई मुझे टोकने वाला नहीं होता है। तो अब आप यहाँ पर देखो यार, क्या कोई बच्ची ऐसे अकेले साइलेंस में रहना चाहेगी, या से मतलब पूरे एक आइलैंड पे वो अकेली हो जल परी और बस तैर रही हो, क्या उसे और बच्चों का साथ नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। तो बेटा यही बात हमें क्या रिजल्ट दिखती है, ये उसके माँ बाप की चिल्लाने का रिजल्ट है कि उसको साइलेंस इतना पसंद आ गया इतनी छोटी सी उम्र से ही, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस वो शांति चाहती है जाके। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले पैरा पे। उसमें इसकी माँ इनसे अलग इंस्ट्रक्शन कहती हैं, क्या पूछती है इनसे, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा, या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, और फिर पूछती है कि तुमने अपने जूते साफ कर लिए, मैंने वो भी शायद तुमसे गई थी करने की। तो मतलब इसमें भी हम इंस्ट्रक्शन, मतलब बेटा जो भी अमांडा से अगर वो हल्के सी बात भी करेंगे ना, वो कोई प्यार की बात नहीं होगी, वो कुछ पूछेंगे नहीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन, ये कर लिया वो कर लिया, इतना हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बच्चे को प्यार चाहिए होता है बेटा, वो इनकी माँ दे नहीं पा रही यहाँ पर, उसकी वजह से क्या है। अब अमांडा देखो, तुम अगले पैरा में अमांडा के रिएक्शन देखो, अमांडा क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, के मैं एक अनाथ हूँ, स्ट्रीट पर अकेले चल रही हूँ, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, मतलब कि मैं एक अनाथ हो गई हूँ अब, और मैं आराम से सड़क पर टहल रही हूँ जो भाई, और अपने नंगे पैरों से मैं जो जमीन पर रेत पड़ी है उसमें एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो साइलेंस है वो गोल्डन है और फ्रीडम है वो स्वीट है, कि मतलब मुझे उस सेंस में इतना मजा आ रहा है, ऐसा पैटर्न ड्रॉ करने में, नंगे पैर से बच्चों को रेत में पैटर्न बनाने में मजा आता है ना, तो वही उसकी इमेजिनेशन दिखाई है। लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं अनाथ हूँ। बेटा ये लाइन बहुत डिप्रेसिंग है, डिप्रेशन शो कर रही है उस बच्ची का, कि क्या रिजल्ट कर दिया यार उसके माँ बाप के इतने इंस्ट्रक्शन की वजह से, कोई बच्ची अपने आप को अनाथ समझ रही है। कौन बच्चा अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, ये बताओ, क्या आप लोग नहीं करते हो या चाहते हो वो लोग नहीं रहे इस दुनिया में? हाँ, ऐसा कोई नहीं चाहता है, पर ये माँ बाप के कॉन्स्टेंटली टोकने, इंस्ट्रक्शन करने का ही रिजल्ट आज हमारे सामने आया है। अब अगले पैरा में दोबारा उनकी माँ शुरू कहती है, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें अपने पिंपल्स के बारे में याद है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि पिंपल्स खाने से चॉकलेट खाने से पिंपल पर थोड़ा असर पड़ता है, ठीक है। और फिर वो कहती है गुस्सा होकर, जब अमांडा जैसे उनकी तरफ देखती नहीं है जब वो इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो उसकी माँ गुस्सा होकर कहती है तुम मेरी तरफ बात देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? तो यार इसमें देखो बेटा, कितनी छोटी बच्ची है, उसको अभी कौन उसकी शादी के लिए रिश्ता लेके आ जा रहा है जो तुम उसके चेहरे की सुंदरता का ध्यान रख रही हो? बच्चे हैं, बच्चे चॉकलेट नहीं खाएंगे तो क्या तंबाकू खाएंगे? ये बताओ। माँ उसको वो वैल्यू समझाना चाह रही है उसकी उस ब्यूटी की, जो बेटा उस बच्ची अभी इस एज में समझ ही नहीं सकती। वो इतनी छोटी एज से कैसे उस एक्सटर्नल ब्यूटी की केयर करना समझे, वो भी खुद की तो केयर कर नहीं पाएगी। लेकिन भाई अमांडा तो अपनी ही अलग इमेजिनेशन में खोई थी, तो फिर उसकी तरफ अगर वो अपनी माँ की तरफ देखती नहीं है तो माँ इस बात पे भी गुस्सा हो जाती है, कहती क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? तो ऐसे करके ये भी पैरा खत्म होता है। अब बेटा अगला पैरा बहुत बढ़िया है। क्या अब इसके रिएक्शन में अपनी अमांडा सोचती क्या है जब उससे माँ से कहती है कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मेरी कोई केयर नहीं है, लेकिन जो मेरी टावर में जिंदगी है वो ट्रैंक्विल है और रेयर में बस शांत है एकदम, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं अपने बाल कभी नहीं गिराऊंगी किसी को भी उनसे ऊपर चढ़ने के लिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी रेपुंजल की कहानी समझनी पड़ेगी। रेपुंजल एक लड़की थी जिसको एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था, उसको टावर में कमरे में रख दिया था ऊपर, ठीक है। अब रेपुंजल के बाल बहुत बड़े थे, तो एक दिन भाई वो खिड़की से अपने बालों को गिराती है, उसी से एक आदमी चढ़कर आता है और उसकी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कुछ उल्टी कंडीशन है। क्या कि अमांडा की कंडीशन रेपुंजल जैसी है कि उसकी कोई केयर नहीं है, लेकिन वो चाहती है मेरी जिंदगी कोई मुझे ऐसे टावर में रख दे और भाई बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल कोई ना आए ना कोई जाए, मैं किसी भी प्रकार का ह्यूमन कनेक्शन नहीं चाहती, ना किसी से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ इसी एज से। इसलिए वो कहती है कि मैं अपने बाल नहीं गिराऊंगी किसी को भी मेरी फ्रीडम डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अगर कोई बाल गिराऊंगी तो कोई चढ़ के आएगा और मेरी फ्रीडम डिस्टर्ब करेगा। मैं अलोन रहना चाहती हूँ एकदम, मैं अपनी फ्रीडम नहीं डिस्टर्ब करवाना चाहती किसी से। तो वही देखो उनके जो पेरेंट का इन ह्यूमन बिहेवियर है उनके बच्चे के साथ, तो बेटा उसका रिजल्ट ये आया है कि अमांडा आज किसी भी इंसानी रिश्ते के खिलाफ हो गई है, वो नहीं चाहती, वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। फिर अगले पैरा में उसकी माँ दोबारा शुरू, अब क्या कहती है, स्टॉप डेट सल्किंग एट वाज अमांडा,
मतलब अब सल्किंग मत करो। सल्किंग मतलब कि फीलिंग अनहैप्पी, जैसे बच्चा दुखी हो जाता है तो उसकी शक्ल की बैंड बाजा बारात हो जाती है ना, तो वैसा मत करो, ठीक है। अगली लाइन में कहती है तुम तो वैसे ही बहुत मूडी हो अमांडा, है ना, और अगर तुम ऐसी शक्ल बना के रखोगी तो फिर वो अगली लाइन में कहती है कोई और आएगा वो सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार परेशान करती रहती हूँ, मैं तुम्हें बार बार टोकती रहती हूँ, मैं तुम्हें चीज़ों के बारे में बार बार इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ, इसलिए जरा ढंग के चेहरा बना के रखो। मतलब पहले तो बच्चे को डांट दो, उसको खूब इंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद बेटा कह दो कि अब चेहरा क्यों है तुम्हारा ऐसा, सोन चिरैया वाला चेहरा बनाओ अपना, खुश दिखो, नहीं तो कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हारे संग ये करा है। इस पैराग्राफ में क्या पता चलता है कि उसकी माँ को फिक्र किस चीज़ की है, अपनी इमेज की सोसाइटी में, कि उसकी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए सोसाइटी में, चाहे अमंडा का कुछ भी करके रख दे वो हाल। भाई अगर चेहरा बुरा बनाएगी तो माँ, जो कोई भी देखने आएगा वो माँ को ही दोष देगा कि क्या इसकी माँ ढंग से इसको नहीं रखती, इसका ध्यान नहीं रखती क्या। तो ये है बेटा अपनी माँ का यहाँ पर मतलब। अब ये वहीं पर अपनी पोएम खत्म होती है। पूरी पोएम की बेटा थीम क्या है, एक्सेसिव रेस्ट्रेंट एंड कॉन्स्टेंट ऑन यंग चिल्ड्रन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब बच्चों पर बहुत ज़्यादा जब हम इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है। देखो बेटा, किसी भी बच्चे को बार बार नैगिंग करना, नैगिंग मतलब रैगिंग सुना है आपने, ऐसे होता है नैगिंग, मतलब बार बार उसे इंस्ट्रक्ट करना हर छोटी छोटी बात पे, ये बुरा होता है। इससे बच्चे को क्या लगता है कि मेरी फ्रीडम छिन रही है। एक छोटे बच्चे की सबसे बड़ी बेटा इच्छा क्या होती है कि वो फ्री रहे हर बात के लिए, ठीक है। हालांकि परवरिश करना भी हमारा काम है बेटा, लेकिन हमें ऐसे परवरिश करनी है कि उसे कहीं से ये नहीं लगे कि हम मुझसे मेरी फ्रीडम छीनी जा रही है। हर बच्चा चाहता है कि वो अपने बचपन के ड्रीमी रोमांटिक एक इमेजिनेशन में रह सके बेटा, एक उस दुनिया में रह सके। कहते हैं ना बचपन बहुत सुहाना होता है, उस दुनिया में रहना चाहता है वो। लेकिन अगर इसमें हम बच्चे की कॉन्स्टेंटली नैगिंग करते हैं तो उससे उसे लगता है कि हम उसकी फ्रीडम कर्टेल हो रही है, छीनी जा रही है। इसलिए बेटा हमें उसके संग प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए। इस पोएम से पोएट हमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि एक्सट्रीम पेरेंटल बिहेवियर से, कि हम उसके संग ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस करते हैं तो बेटा बच्चा ग्लो नहीं कर पाता या एकदम खिला हुआ नहीं रहता। जैसे कुछ बच्चे देखे होंगे बहुत मस्त रहते हैं। मस्त क्यों रहते हैं, माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। एक कुछ देखे होंगे जो बचपन से चुप चुप डिप्रेस रहते हैं, माँ बाप का प्रेशर है, इसलिए बेटा वो उनको खिलने नहीं देता। तो इसलिए अपनी पेरेंटिंग पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप भी जब इन फ्यूचर पेरेंट बने तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। चिल्ड्रन को बेटा कम से कम सोचने और खेलने की तो फ्रीडम देनी चाहिए, जो चाहे वो सोच सके और जो चाहे खेल सके। अब चलते हैं, बात करते हैं बेटा लर्निंग की। तो लर्निंग भी यही होगी कि भाई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए। बाकी हम बेटा किसी को भी सोसाइटी के लिए प्रेजेंटेबल नहीं बना सकते हैं। परवरिश का मतलब ये नहीं होता आप किसी को बस सोसाइटी के लिए प्रेजेंटेबल बना के रख दो। परवरिश में दोनों तरफ से क्या चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बच्चे की तरफ से भी और माँ बाप की तरफ से भी। हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चे को कि एक ही दिन में सब कुछ सिखा दें और उससे अगले दिन कहें कि तुम बिल्कुल वैसा रिएक्ट करके दिखाओ। बच्चा है, कंप्यूटर नहीं है, इसलिए हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ कर रखना चाहिए। और बेटा अगर आपको अच्छे से परवरिश करनी है तो आपको प्रॉपर लव देना होगा और केयर देनी होगी बच्चे को। ये हो गई इस पोएम की लर्निंग। थीम आपको बता दी, लर्निंग हो गई, खत्म कहानी। अब चलते हैं अगली पोएम पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ, जो कि है फॉग। यार ये बहुत प्यारी पोएम है जो लिखी है हमारे कार्ल सैंडबर्ग जी ने। पोएम की थीम क्या है मेनली, आप थीम बाद में पढ़ेंगे, पहले समरी की बात कर लें जरा। इसमें बेटा कोहरे के ऊपर बात करी गई है कि कोहरा कैसे चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है। और कोहरे को कंपेयर किया गया है एक कैट से, कि जैसे रात में कोहरा छाता है ना, सर्दियों की रात में एकदम चुपचाप, पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे कोहरा छाता जाएगा। ऐसी बेटा कैट होती है, एकदम दबे पाँव आपके पास आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, कोहरा थोड़ी देर वहां टिकता है, ऐसे ही कैट है थोड़ी देर वहां टिकी, और फिर बिल्कुल जैसे आया था शांति से, उसी शांति से बेटा ये वापस भी चला जाता है। और ऐसे ही अपनी कैट भी वापस चली जाती है। तो मतलब कैट बिल्कुल कोहरे की तरह है। अब देखो मैं जानता हूँ तुम्हें इस पोएम से अभी तक कोई सेंस नहीं समझ आया होगा, क्योंकि सेंस वाली बात करी नहीं गई अभी तक। मैं आपको बताता हूँ इस पोएम की थीम क्या है बेटा। इसकी दो थीम्स हैं, एक तो है चेंज को लेकर, एक है प्रॉब्लम को लेकर। पहले की बात करो, देखो कोहरा आ रहा है, थोड़ी देर रह रहा है और फिर वहां पे जा रहा है। यानी कि बेटा चेंज जो होता है वो तो इनएविटेबल होता है, मतलब चेंज तो होना ही होता है। कोहरा नहीं था तो फिर कोहरा आया भी, ये भी चेंज हुआ। अब जब कोहरा आया भी तो फिर कोहरा गया भी, ये भी चेंज हुआ। इसलिए चेंज तो हमारी लाइफ का पार्ट है। चेंज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। चेंज इज इनएविटेबल, कि भैया चेंज अगर तुम चाहो कहीं नहीं आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। चेंज आने से आप रोक नहीं सकते हो। आपकी बॉडी में चेंज आता है, आपके बोलने के तरीके में चेंज आता है। आप जब पैदा हुए थे तब आपकी हरकतें कुछ और थी, अब आपकी हरकतें कुछ और है, इनमें चेंज आया। चेंज तो बेटा दुनिया का नेचर है, ये समझ लो, ठीक है। दूसरी जो थीम है इसकी वो क्या है बेटा, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, हम ये भी कह सकते हैं। थीम और लर्निंग दोनों सेम ही बात है यहाँ पर। क्यों, देखिएगा,
जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा वो भी कोहरे की तरह होती हैं, अचानक आ जाती हैं, एकदम आती हैं, मतलब धीरे धीरे आती हैं प्रॉब्लम्स, और फिर बेटा वो थोड़े समय रहती हैं, लेकिन हाँ फिर चली भी जाती हैं। तो एक तरीके से ये एक अच्छी थीम हमें देता है क्या बेटा, कि कभी उम्मीद नहीं आनी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो कोहरे की तरह आती हैं, आएंगी, थोड़े दिन रुकेंगी, ठहरेंगी, लेकिन फिर बेटा एक टाइम बाद वो ज़रूर आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आपकी लाइफ फिर एक सी हो जाएगी। ठीक है, ये है बेटा इस पोएम की दूसरी थीम। अगर मैं आपको यार एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ इस पोएम के ऊपर बेटा, क्या कि एक बार एक महाराज ने एक शायर से पूछा कि मुझे तुम एक लाइन ऐसी सुनाओ कि जब मैं उसे खुशी में सुनूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर दुख में सुनूं तो मैं खुश हो जाऊं, एक ही लाइन ऐसी सुनाओ। तो फिर पता है हमारे शायर क्या कहते हैं, वो कहते हैं वक्त ही तो है गुजर जाएगा। मतलब बेटा अच्छा वक्त है तो वो भी गुजरेगा, बुरा वक्त है तो वो भी गुजरेगा, कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, समझे बेटा। चलो चलते हैं अपनी अगली पोएम की ओर। तो बच्चा पार्टी अपनी अगली पोएम है यार फॉर एने ग्रेगरी। देखो यार ये बहुत ही प्यारी पोएम है। ये कन्वर्सेशन है एक यंग वुमेन जिनका नाम है एने ग्रेगरी और एक यंग मैन। किसको लेकर है, वो बहुत ही बेटा सेंसिटिव टॉपिक है, ब्यूटी क्या होती है या प्यार किससे किया जाता है। इस समय वैलेंटाइंस वीक चल ही रहा है, तो भाई जो भी तुम लोगों में से हो अगर इस टाइप के लोग, तो उनके लिए तो पोएम ज़्यादा जरूरी बन जाती है। देखिए ध्यान से पोएम कैसे शुरू होती है। ये लिखी है विलियम बटलर जी ने। ठीक है, असल में पोएम का 3 पैरा में डिवीजन हुआ है। पहले पैरा में जो है यंग मैन, वो अपनी यंग वुमेन से कहते हैं जिनका नाम एने ग्रेगरी है कि तुम्हें अगर कोई प्यार करेगा, तुम्हारे प्यार में कोई पड़ेगा, तो भाई वो तुम्हें अकेले प्यार नहीं कर सकता, वो तुम्हारे पीले पीले बालों को भी प्यार करेगा। जैसे उनके बाल येलो कलर के उन्हें डाई करा रखे, उनको भी प्यार करेगा, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं। जैसे कि जो किले की दीवारें नहीं होती है बाहर की फेंसिंग बाउंड्री, वो अंदर से किले को प्रोटेक्ट करती हैं, तुम्हारे बाल एकदम तुम्हारे कानों को ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए जा रहे हैं नीचे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कोई भी आदमी तुम्हें अकेले तो प्यार करेगा नहीं, तुम्हारे बालों को भी जरूर प्यार करेगा, ऐसा कहना है उनका। मतलब तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करेगा पहले, तुम्हारी आत्मा से प्यार करने से पहले तुम्हारी ब्यूटी को प्यार करेगा। तो फिर दूसरे पैरा में हमारी एने ग्रेगरी जी यंग मैन से कहती हैं कि देखो ब्यूटी तो यार टेम्परेरी है, आज उसे भी पता होना चाहिए आदमी को कि आज ये मैंने येलो डाई कराई है, कल को मैं ग्रीन करा लूं, ब्लू करा लूं, तो इसलिए ये तो परमानेंट नहीं है। अगर वो प्यार करेगा तो वो अकेले मुझसे करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा, जो मैं हूं उससे, मेरी ब्यूटी से नहीं करेगा वो। ऐसा वो दूसरे पैरा में कह देती है। अब फिर तीसरे पैरा में यंग मैन उन्हें बड़ी समझदारी से बेटा एक रिप्लाई देते हैं, बहुत ध्यान से, हमारे जितने भी भाई हैं ऐसे टाइप के आदमी, कहते हैं कि इस दुनिया में गॉड के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता बेटा जो सिर्फ आपसे अकेले प्यार करता है बिना आपकी सूरत देखे भी, कि आप कैसे हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, ये चीज़ गॉड कभी नहीं देखते। वो आपकी इनर ब्यूटी देखते हैं, आपकी आत्मा कितनी साफ है, आप लोगों का भला चाहते हो, बुरा चाहते हो, उस चीज़ को देख के गॉड आपसे प्यार करते हैं। तो वो तो सिर्फ भाई गॉड ही हैं और कोई नहीं है। ये ऐसा करके बेटा ये अपनी जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा इस बात को वो सीधे सीधे नहीं कहते हैं, वो कैसे कहते हैं कि मैंने अभी पिछली रात को, यस्टर नाइट इसमें लिखा हुआ है, जैसे यस्टर डे होता है वैसे यस्टर नाइट है। पिछली रात, कल रात को मैंने क्या सुना था, एक रिलीजियस आदमी को कहते हुए सुना था कि जो गॉड होते हैं वही सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, हमारी ब्यूटी को जो बिल्कुल परवाह नहीं करते, ओनली हमारी आत्मा से जो प्यार करते हैं वो गॉड है। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा अपनी जो पोएम की एंडिंग है वो यहाँ पर हो जाती है। अब देखो भाई पोएम की थीम क्या है बेटा, पोएम की थीम है कि आज के ज़माने ने जो ब्यूटी का मतलब बना दिया है ना, वो है सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी, कि आप बाहर से कितने चमक रहे हो, जबकि ये बिल्कुल गलत होता है। वो जो ब्यूटी होती है वो तो इंटरनल होती है, आपकी आत्मा कितनी साफ है, और उस ब्यूटी से तो बेटा सिर्फ आपकी गॉड ही प्यार कर सकते हैं। और इस दुनिया में जो आदमी रहेगा वो पहले आपकी सुंदरता से प्यार करेगा, देन आपकी शायद आत्मा में झांक कर देखे, पर जो गॉड है वो सिर्फ हमारी आत्मा देखते हैं, सुंदरता नहीं। तो चलिए बच्चा पार्टी चलते हैं अपनी अगली पोएम की ओर। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ यार, जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये बेटा बहुत ही बढ़िया पोएम है, असल में इसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, और सस्पेंस भी है, और संगी संग कॉमेडी भी है यार, यानी एक कंप्लीट पैकेज पोएम है, मतलब एक पिक्चर है भाई ये तो पूरी। ठीक है, ये एक तरीके से विम्सिकल फैंटेसी है, मतलब जो बच्चों को पसंद आती है, हंसी मजाक की पोएम है, ह्यूमरस है काफी। ठीक है, अब बेटा इस पोएम ये क्या है, मतलब ये पोएम जो है वो एक बलाड भी है। बलाड मतलब क्या होता है, बलाड वो पोएम या सॉन्ग कहलाते हैं जिनमें हमें पूरी कोई स्टोरी बताई जाती है। तो इस पोएम में हमें एक पूरी स्टोरी बताई जा रही है बेटा। यहाँ पर क्या है स्टोरी, शुरू करते हैं।
एक बेलिंडा नाम की लड़की है जो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। उसके संग बेटा एक चूहा रहता है, एक बिल्ली रहती है, एक डॉग रहता है और एक ड्रैगन भी रहता है और एक रेड कलर की कार्ट रहती है। कार्ट मतलब ठेला टाइप का, ठीक है। अब जो अपनी किटन है उसका नाम है इंक, चूहे का नाम है ब्लिंक और डॉग का नाम है मस्टर्ड एंड अपने ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, ठीक है। ड्रैगन की अपीयरेंस जो है वो बाकी नॉर्मल ड्रैगन जैसी ही है भाई कस्टर्ड की, कैसे ऊपर स्पाइक्स, यहाँ पे कई सारी खाल की लेयर और बेटा जो मुंह है वो एक फायर प्लेस है जहाँ जैसे आग निकलती है ना कार्टून में ड्रैगन के मुंह से, वैसे ही। और जो नोज है वो चिमनी है, मतलब बहुत सा धुआं निकलता है नाक से, जैसे कार्टून में दिखाया ही जाता है, ठीक है। अब फिर हमें आगे पोएम में क्या बताया जाता है कि जो ड्रैगन के पैरों के नाखून है वो तो कुछ ऐसे ही है कि जैसे छोटी छोटी तलवार हो, मतलब ड्रैगन बहुत बड़ा है ना इसलिए। अब जो बेलिंडा है भाई उसमें इतनी ताकत है कि एक बैरल मतलब आप एक बड़े से वेसल में बियर्स भर दो, भालू, जितनी उनमें ताकत होगी उतनी अकेली बेलिंडा में है। और जो इंक और ब्लिंक है यानी चूहे और बिल्ली, वो तो आपस में ऐसे दौड़ते हैं जैसे शेर एक दूसरे को पकड़ रहे हो। और जो मस्टर्ड है यानी डॉग, वो इतना ताकतवर है जितना एक टाइगर अपने गुस्से में होता है। लेकिन जो अपना ड्रैगन है यार, वो बेचारा कॉवर्ड है यानी डरपोक है और रोता रहता है अपनी एक पिंजरे के लिए कि मुझे तो पिंजरा दे दो। यानी कितनी उल्टी बात है बेटा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए वो यहाँ पे डरपोक बताया जा रहा है, ठीक है। अब एक बार क्या होता है, बेलिंडा ड्रैगन की गुदगुदी मचाती है, बहुत गुदगुदी मचाती है। तो ये देखकर इंक, ब्लिंक और जो अपना मस्टर्ड है वो उसके मजे लेते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा पर्सिवाल है ना। पर्सिवाल मतलब बेटा उसे कहते हैं कि तू तो बड़ा हीरो बनता है ना, हीरो है ना तू तो, है ना, ऐसा वो उसका मजाक से उड़ाते हैं। और फिर ये कहकर वो सब हंसते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हंसते हंसते क्या होता है, बेलिंडा इतना हंसती है कि पूरा घर सर पे उठा देती है, बहुत हंसती है वो। और जो अपना चूहा था वो भी अपनी आवाज में हंसता है, वीक करता है वो। ये चूहों की आवाज होती है जैसे बिल्ली की म्याऊ होती है, ऐसे चूहे की वीक होती है। और जो इंक और मस्टर्ड है भाई, वो उससे फिर उसकी रूडली एज पूछते हैं, अरे अपनी एज तो बता, इतना अधिक डर रहा है, गुलगुली मचाने से डर रहा है, अपनी एज तो बता दे। लेकिन अपना जो भैया ड्रैगन है वो रोता रहता है कि मुझे तो तुम पिंजरा दे दो, क्यों परेशान कर रहे हो। इतने में बेटा इन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, अलग सी खराब सी आवाज। फिर क्या देखते हैं ये लोग, सब आसपास देखते हैं तो जो अपनी बेलिंडा है और अपना जो इंक है वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं। और क्यों चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि बेटा उन्हें क्या दिखता है कि विंडो से एक पायरेट आ रहा होता है। पायरेट आपने देखा है ना, जिसका एक हाथ ऐसा होता है, समुद्र में ट्रेवल करता है, वो पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाला पायरेट आ रहा होता है, ठीक है। अब भाई ये देखकर तो किसी को समझ नहीं आता क्या करें। पायलट की एक हाथ में बेटा पिस्टल लग रही होती थी, एक हाथ उसका खराब था, एक लकड़ी का था, ठीक है। बाकी एक बेटा अपने दांतों में वो बड़ा सा खंजर टाइप का सा पकड़ा हुआ है और जो उसकी दाढ़ी है वो काली काली है, ठीक है। और एक बेटा उसका लेग लकड़ी का है और वो उसको सही तो इशारे नहीं कर रहा। अब जो पायरेट है बेटा उसके दोनों हाथों में क्या लग रही होती हैं, गन्स लग रही होती हैं, ठीक है। और उसने अपने दांतों से एक खंजर के टाइप को दबाया होता है। उसकी बियर्ड काली बताई गई है, उसका एक पैर लकड़ी का बताया गया है। एंड भाई ये सब देख के पता चलता है कि पायरेट की इंटेंशन सही नहीं है। फिर क्या होता है, बेलिंडा एकदम चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प। और जो अपना मस्टर्ड डॉग था ना वो एकदम भाग जाता है, वो भी चिल्लाते हुए भाग जाता है। और जो बिल्ली थी वो भी घर के नीचे जाके घुस जाती है और जो चूहा था वो भी अपने बिल में जाके घुस जाता है। सो ही उसी समय बेटा बाहर आता है अपना कोवर्ड ड्रैगन, जो कि अपने आप को डरपोक बताता था, वो भाई अब बाहर आता है। और वो फिर एकदम जंप करते हुए आता है, उसकी नाक से बहुत तेज आवाज आ रही होती है और अपनी पूंछ को वो अपनी जो केज थी ना उस पर ऐसे मारता है कि जैसे लोहे से लोहा टकरा गया, एकदम वैसी वाली आवाज प्रोड्यूस होती है जैसे यहाँ पर क्लैटर क्लैंक कहा गया है। और फिर भाई वो एकदम पायरेट की तरफ दौड़ता है, जैसे जो रॉबिन है वो अपनी बर्ड की तरफ दौड़ा, मतलब बर्ड को खाने के लिए दौड़ता है ना, ऐसे ही अपना जो ड्रैगन है वो यहाँ पर पायरेट की तरफ दौड़ता है। और फिर भाई ये देखकर पायरेट की आंखें एकदम देख ही नहीं पाती, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो एकदम पायरेट हक्का बक्का हो जाता है। पहले तो वो अपनी वाइन की बोतल निकालता है, उसमें थोड़ी वाइन पीता है, और फिर भाई अपनी बंदूक निकाल के दो गोली मारता भी है ड्रैगन के, पर उसको कुछ नहीं होता, वो नहीं लगती। और ड्रैगन आके बेटा अपने पायरेट का आराम से डाल लेता है पेट में, अंदर गया पायरेट। तो यानी कि यार जो ड्रैगन को अभी तक ये लोग कॉवर्ड बता रहे थे, डरपोक बता रहे थे, उस ड्रैगन ने तो यहाँ पर सबसे ब्रेवरी का काम कर दिया ना। तो फिर बेलिंडा उसे गले लगाती है, मस्टर्ड उसको चाटता है क्योंकि वो डॉग है तो अपना प्यार दिखाता है। और जो भाई इंक और ब्लिंक थे चूहे बिल्ली, वो भी उसकी तरफ घेरा बना के गोल गोल डांस करते हैं और कोई भी मरे हुए पायरेट के लिए दुखी नहीं होता है। तो यानी अब ये लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसका मजा करने लगते हैं। लेकिन सुही बेटा फिर कहते हैं ना, इंसान की इंसानियत कब तक रहेगी, जो इनकी क्वालिटी थी कि हर बात में ड्रैगन को परेशान करना। सुही अपना डॉग बोलता है मस्टर्ड कि यार वो तो मैं डर गया, वरना मैं जितना ड्रैगन ने हिम्मत दिखाई है ना मुझसे दुगनी दिखाता। सुही फिर इंक और ब्लिंक भी कहते हैं
अरे वो तो हम डर के चले गए, वरना हम तो इससे 3 गुना ज्यादा हिम्मत दिखाते। और फिर भाई क्या होता है, फिर वही अपना पुराना डरना सारा शुरू हो जाता है। और फिर हमें कहा गया है कि अब भी बेलिंडा अपने छोटे वाइट घर में रहती है, अब भी उसके संग इंक, ब्लिंक और अपना जो मस्टर्ड है और जो कस्टर्ड है वो संग में रहते हैं। बाकी अभी भी वो लोग उतने ही पावरफुल हैं, और अभी भी अपना जो कस्टर्ड है वो तो बेचारा रोते रहता है कि मुझे केज दे दो, मुझे पिंजरा दे दो। तो मतलब लौट फिर के कहानी दोबारा से उसी ढर्रे पे लौट आती है कि उस इंसिडेंट के होने के बाद भी इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता, अपना ड्रैगन भी आराम से रहता है। वो कहता है बस मुझे तो केज ही दे दो तुम। वो अपनी हिम्मत की ज्यादा शो ऑफ नहीं करता है। पोएम की थीम क्या है बेटा, ये जो धोखाधड़ी का जमाना है इसमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी जो समाज में जगह है वो कमाना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी इमेज क्या है। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो ब्रेवरी और करेज की क्वालिटीज हैं वो बेटा हर टाइम पर नहीं दिखानी चाहिए, वो जब ही दिखानी चाहिए जब उनकी जरूरत हो। क्योंकि कोई ऐसा आदमी होता है जो हर टाइम पर तो ब्रेव बना फिरता है, अरे आजा अरे आजा, लेकिन जब कोई बात हो जाती है तो बेटा वो भी कॉवर्ड ही निकलता है। ठीक है, अब जो लर्निंग मिलती है वो यहाँ से ये है कि बेटा हमें कभी भी किसी को उसकी मतलब सीधी एक भाषा में बोलूं तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बेटा हमें किसी को भी उसकी आउटर अपीयरेंस से, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि भाई एक आदमी में मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें बेटा कभी भी किसी की पावर को लेकर उस पर टॉन्ट नहीं कसना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए। हमें किसी की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो हम गलत साबित हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये तीनों हुए। क्योंकि कस्टर्ड कितना पावरफुल था। असल में बेटा जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसे हर समय अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ओनली टाइम आने पर शो ऑफ करे। क्योंकि जो ब्रेवरी और करेज की क्वालिटीज है वो स्पॉन्टेनियस होती है और सिचुएशनल होती है, मतलब सिचुएशन पे दिखाई तो काम भी है। अगर आपसे कोई पूछे सिंगल लाइन थीम क्या लिखोगे तो आप लिख देना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, अपीयरेंसेस ऑफन बी डिसेप्टिव, मतलब जो अपीयरेंस दिख रही हैं वो भाई धोखा दे सकती हैं चीजें। और जो ब्रेवरी एंड करेज है वो कैसी होती है, सिचुएशनल और स्पॉन्टेनियस। इसी के साथ बस तो आपकी ये भी पोएम खत्म होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी अगली पोएम जो कि है द ट्रीज। बेटा ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम है। असल में इसका जो मेन थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों, नाम तो इसका ट्रीज है, लेकिन जो इसकी पोइट है बेटा उनका नाम है एड्रीनी रिच, और वो एक रेडिकल पोइट थी, उसके संग संग वो एक फेमिनिस्ट भी थी। रेडिकल पोइट मतलब उनके जो ख्याल थे वो थोड़े उग्र थे या एग्रेसिव थी उनकी पोइट्री, बाकियों से डिफरेंट थी। बाकी वो एक फेमिनिस्ट थी तो वुमेन एम्पावरमेंट की तो थी सपोर्टर बहुत बड़ी। तो उन्होंने बेटा ये जो पोएम लिखी है द ट्रीज, लिखी तो उन्होंने वर्ड ट्री का यूज करके है, पर जहां जहां पर ट्री आया है बेटा आप उसको वुमेन से कंपेयर करिएगा, हर कंडीशन को वुमेन से कंपेयर करिएगा, क्योंकि एक तरीके से ये ट्रीज जो है वो वुमेन को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो पहले पैरा में पोएम के लिखा गया है कि इस समय जो पेड़ है वो भाई हमारे घरों के अंदर आ गए हैं, फॉरेस्ट में वो है नहीं, फॉरेस्ट खाली पड़े हैं। अब फॉरेस्ट खाली पड़े हैं तो ना तो कोई चिड़िया उन पेड़ों पे आके बैठ पा रही है, ना ही भाई कोई इंसेक्ट उनमें छुप पा रहे हैं, और ना ही वो जो धूप है वो बेटा उन पेड़ों को काटते हुए नीचे जमीन पर पड़ पा रही है। अब इससे अर्थ क्या निकलता है, आप इसको कंपेयर करिए वुमेन से, कि जो वुमेन है वो सिर्फ आज घर में बंद कर रह गई है, वो बाहर दुनिया में नहीं जा पा रही है। दुनिया क्या है, फॉरेस्ट है। अब वुमेन क्या है, ट्री। वुमेन को हमने घर में बांध के रख दिया है। जो बाहर उसकी अपॉर्चुनिटीज है, जहां पर वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, करना चाहती है, वहां हम उसे नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि इंसेक्ट छुप सकते हैं, बर्ड्स को सहारा दे सकती है वो, तो ऐसे भाई वुमेन्स बाहर जाके कुछ हमसे भी काम बेहतर कर सकती है, वो नहीं कर पा रही है अभी। क्यों, हमारी वजह से। तो इसलिए भाई अब हमें ये करना है कि वुमेन को भी बाहर निकालना है घर से, उनको भी बाहर की अपॉर्चुनिटीज में भी कंट्रीब्यूट करने देना है। ठीक है, और बाकी फिर आगे हमको कहा गया है कि लेकिन ये जो कल सुबह तक जो है वो पूरा फॉरेस्ट भर जाएगा और घर में से ट्रीज चले जाएंगे, क्योंकि अब वुमेनों ने धीरे धीरे बेटा आप देख रहे हो जैसे जैसे अपना सोच डेवलप होती जा रही है, लोगों में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उस हिसाब से वुमेन्स भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को बाहर भी सीख करना शुरू कर रही हैं। दूसरे पैरा में अपने को लिखा गया है क्या, कि जो ट्रीज हैं वो भाई रात को आज जो उनकी रूट्स हैं जो घर में फंस गई हैं, उनकी जो जड़ें जम गई हैं, उनको एकसा कर रहे हैं, उनको निकालने में कोशिश कर रहे हैं, और बाकी उन्हें जो भी खिड़की मिल रही है, झरोका मिल रहा है, कुछ भी मिल रही है भाई से उनकी लीव्स, ब्रांचेस और ट्विग्स वो हैं वो निकलना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे निकल रहे हैं मानो ट्रीज घर से कि जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है वो हॉस्पिटल से भाग के अपनी घर की तरफ जाता है खुशी में, ऐसे। तो मतलब इसको अगर हम कंपेयर करें वुमेन से तो बात कुछ ऐसी है कि भाई अब वुमेन जो घर में फंस गई थी वो अब घर में से निकलने की तैयारी कर रही हैं, अपनी रूट्स को जो उन्होंने भाई
वो उनके पैर एकदम घर ही घर तक बंद के रह गए थे, उनको वही खोल रही हैं, बाहर अपॉर्चुनिटी सीख कर रही हैं, और जो भी उन्हें छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है वहां पर उसे सीख करती हाल जाती हैं बेटा घर से बाहर, उन कामों को भी संभालती हैं एकदम ऐसे कि जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब जैसे आप कोई आदमी बहुत दिन से हॉस्पिटल में भर्ती था तो उसको एकदम जब बेटा छुट्टी मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है आज मैं अपने घर जाऊंगा, तो वो ऐसे ही अपने बाहर दुनिया में जाती हैं, अपॉर्चुनिटी को सीख करती हैं। ठीक है, फिर पोएट कहती हैं अगले पैरा में कि वो अपने वेरेंडा में बैठी हैं, गेट उन्होंने खोल रखे वरांडे के, और फिर बेटा क्या है उन्हें अब जो दिख रहा है कि उन्हें समझ आ रहा है कि वुमेन अब धीरे धीरे अपनी अपॉर्चुनिटी सीख कर रही हैं, वो भी बाहर की दुनिया में जा रही हैं, यानी जो ट्रीज हैं वो अपने फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मून एकदम शाइन कर रहा है और स्मेल आ रही है लीव्स की, उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, मतलब जो वुमेन बाहर जाके बेटा काम की जब चर्चा होती रहती है ना तो वो हमको कानों में पड़ रही है, उसके बारे में पता चल रहा है, ये ऐसी बात करी गई अपने थर्ड पैरा में। जो नाइट है एकदम फ्रेश है, जो स्काई है एकदम बेटा साफ आसमान दिख रहा है, मतलब सब कुछ वुमेन्स के आने से बाहर और अच्छा हमें दिख रहा है। अब पोयम के लास्ट पैरा में पोएट कहती हैं कि भैया अब जो आज मेरे अभी दिमाग में इतने सारे ख्याल जो दौड़ रहे हैं ना, मैं इतनी सारी बातें सोच रही हूँ, कल सुबह तक ये सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह तक जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट में आ चुके होंगे, यानी कि जो वुमेन्स हैं वो दुनिया में आ चुकी होंगी बेटा, अपनी अपॉर्चुनिटी सीख कर रही होंगी, और जब ट्रीज फॉरेस्ट में आएंगे तो विंड उनका स्वागत करेगी, एकदम उन्हें गले लगाकर वेलकम करेगी, तो मतलब वुमेन्स को भी काफी अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए और जाएगा भी। बाकी जो बेटा अब जो शीशा है, मतलब ग्लास से मतलब है जैसे कहीं ना कहीं आपके खिड़की हो या फॉल सीलिंग हो, जो भी ग्लास लगे होते हैं वहां पे, तो वो अब ब्रेक हो रहे हैं, अब जो ट्रीज है उनसे बाहर निकल रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं, ऐसा पोइट कहती है यहाँ पर कि मतलब जो वुमेन्स हैं वो भी अब घर की चौखटों से बाहर निकलेंगी, बाहर की अपॉर्चुनिटी देखेंगी, बाहर की दुनिया में देखेंगी। और फिर यहाँ पे कहा गया कि जो ओक का पेड़ होता है वो सबसे लंबा होता है, ओक ट्री, तो वो इतना लंबा है कि उसकी परछाई मून पे पड़ती है, तो मून पे पड़ने से क्या होता है उसकी जो शेप है शैडो वो बन जाती है, तो उससे क्या लग रहा है कि मून जो है वो पीसेस में ब्रेक हो चुका है, और भाई अब वो उनके सर का ताज लग रहा है, ओक ट्रीज के सर का ताज लग रहा है। कंपेयर करें तो मतलब वुमेन्स के काम इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आज उनके सर का ताज लग रहा है एक तरीके से मून, आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ अपनी प्यारी सी छोटी सी बढ़िया सी पोएम जो है वो एंड हो जाती है। अब इसकी थीम बेटा बहुत आसान सी है, सरल सी है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट। देखो आपको कोई कुछ भी समझा पर एक ही थीम है इसकी कि वुमेन्स को भी बाहर जाना है, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी सीख करनी है बाहर जाकर, ऐसे हमारा देश डेवलप नहीं होगा, हम लोग डेवलप नहीं होंगे जब तक हम और वुमेन्स दोनों संग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बाहर जाके। लर्निंग भी यही मिलती है कि वुमेन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, संग में सब सारे बेटा उन्हें भी जितने इक्वल राइट्स मैन को हैं उतने ही वुमेन को देनी चाहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो वो कर सकती है वो हम लोग नहीं कर सकते बाहर जाकर। ऐसी अभी कई सारी जिम्मेदारियां बची हैं बाहर जो दुनिया में है काम कि वो वुमेन्स की ही करने से होंगे बेटा, ठीक है। इसलिए बेटा चलते हैं अब अपनी अगली पोएम की ओर। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोएम की ओर, जो कि है हाउ टू टेल यार वाइल्ड एनिमल्स। देखो ये पोएम बहुत ही हंसी मजाक की बेटा ह्यूमरस पोएम है, इसके जो अपने राइटर है वो है कैरोलिन वेल्स। अब ये पोएम कुछ थीम या लर्निंग के लिए नहीं लिखी गई है, एकदम मजे के लिए लिखी गई है, बच्चों के लिए। आ जाइए आप भी बच्चे हम भी बच्चे बन जाते हैं, दोनों सुनते हैं पोएम में क्या कहा गया है। पोएम में 6 पैरा है, 6 पैरा में बेटा आपको 6 एनिमल्स का इंट्रोडक्शन बताएगा एक अलग ही इंटरेस्टिंग वे में। जैसे कि पहले पैरा में बताया गया आप गए एक बार जंगल में, ईस्ट के जंगल में, तो आपको सामने एक बहुत बड़ा सा ब्राउन कलर का एक क्रिएचर, एक लिविंग थिंग सी मिलती है, ठीक है। और अगर वो तुम पर रोर कर जाए और तुम्हारे ऊपर ऐसे रोर करे कि तुम डर से मरने वाले हो, तो समझ जाना भाई वो लिविंग थिंग और कुछ नहीं बल्कि एशियाटिक लॉयन है। या वो जानवर कौन है? एशियाटिक लॉयन है। उसके बाद तुम अगर कभी ऐसे जंगल में टहल रहे हो, तुमको फिर एक अगर शांत सा जानवर मिले और बड़ा खूब हो, ठीक है, येलो कलर का हो, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हो काफी सारी, और अगर वो तुम्हें खाने के लिए दौड़े तो यार तुम हाल से समझ सकते हो क्या कि वो होगा तुम्हारा बंगाल टाइगर। और लेकिन अगर एक बार तुम ऐसे ही जंगल में चल रहे हो और तुमको मिल जाए भाई एक येलो कलर का बड़ा सा बीज जिसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे से धब्बे हों, और वो तुम पे अगर एकदम कूद पड़े और तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, जब भी वो तुम्हें छोड़े नहीं, तुम्हें खत्म करके ही छोड़े, तो यार वो समझ जाना वो होगा हमारा लेपर्ड, ठीक है। 3 पैरा में 3 एनिमल्स का इंट्रोडक्शन। फिर अगले पैरा में कहा गया कि अगर तुम ऐसे एक बार जंगल में चल रहे हो तो तुमको एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर मिले और वो तुमको आके ऐसे गले लगा ले प्यार से, तो समझ जाना भैया, और अगर वो तो समझ जाना वो क्या होगा, बियर। और वो बियर हुआ तो एक बार वो तुम्हें प्यार से केयर्स भी करेगा, केयर्स मतलब टच करेगा एकदम लाइटली। फिर ठीक है, अगले पैरा में हमें बताई गई है बात कि अगर भाई तुम जंगल में जा रहे हो, अब जो क्रोकोडाइल और हाइना होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो क्रोकोडाइल को सबसे बड़ा शिकारी बताया गया है, वो भाई साहब अपने शिकार पे झपट जाता है एकदम,
अब अगले पैरा में बताया गया है हमको क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंस क्या है। देखो क्रोकोडाइल एक तरीके से बेटा बीस्ट ऑफ प्रे है भाई, यानी शिकारी है बहुत बड़ा। नोवाइस नॉन प्लस है, मतलब एकदम थोड़ा अपना नया है काम पर, ऐसा की तरह रिएक्ट करेगा तुमको कि उसे कुछ आता नहीं पर उसे सब कुछ आता है। और भाई वो थोड़ा अपना कंफ्यूज भी है, और अगर वो तुम पे जब झपट्टा मारे तुम्हें शिकार करे तो वो रोएगा। लेकिन वहीं पर जो हाइना होता है, ये एक दूसरा जानवर है बेटा, वो अगर कभी भी शिकार करता है तो वो हंसता है। तो ये डिफरेंस बताया गया है हमें क्रोकोडाइल और हाइना के बीच, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें हमें बताया गया है कैमिलियन यानी अपना क्या कहते हैं उसको, गिरगिट के बारे में। कैसे बताया गया है कि भाई अगर तुम कभी जाओ और तुम्हें फॉरेस्ट में लेजर्ड जैसा कुछ मिले जिसका कोई भी विंग्स नहीं हो, ठीक है, और कभी तुम पेड़ पर देखो फॉरेस्ट के और तुम्हें कुछ ना दिखे वहां पर, तो समझ जाना वहां पे कैमिलियन ही होगा, क्योंकि वो रंग बदल देता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे भाई 6 पैरा में तुमको 6 एनिमल का इंट्रोडक्शन दिया गया। पहले एशियाटिक लायन, दूसरा बंगाल टाइगर, तीसरा लेपर्ड, चौथा बियर, पांचवा अपना क्रोकोडाइल और हाइना को डिस्टिंग्विश करके, और छठा अपना कैमिलियन, ठीक है बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ इस पोएम को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो बेटा इस पोएम की थीम बनती है यार, वो थीम यही है कि इसमें हमें रिस्की और फनी तरीका बताया गया है कैसे हम एक दूसरे एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से उससे ज्यादा आसान रहेगा अगर हम उनकी फोटो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सामने जाओ और तुम्हें झपट्टा मारे, कूद पड़े, तुम्हें गले लगा ले तो भाई तुम बचोगे नहीं ना। इसलिए बेटा ये पोएम एक ह्यूमरस है, और बाकी एक थीम लिखना चाहो तो ऐसी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब अपना जो सारी पोएम्स का वन शॉट था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने सारी पोएम्स देख ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं, थीम, समरी, लर्निंग हर कुछ देख लिया है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पोएम में फुल से फुल मार्क्स लेकर आओगे अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो के बारे में कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भी कमेंट में। बाकी बेटा जो भी आप कुछ भी कहना चाहते हो सिर्फ कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। लाइव सेशंस को अटेंड करो, पूरी बोर्ड की तैयारी हम पर छोड़ दो बेटा, सारी तैयारी कराना हमारा काम है, बस तुम्हें आना है लाइव सेशन में बैठना और कुछ नहीं करना। इंग्लिश का सारा सिलेबस जो है वो अपने चैनल पर अब तक डल चुका है, लेटर्स, ग्रामर में पूरा पार्ट और लिटरेचर की दोनों बुक्स का वन शॉट और पोएम्स का वन शॉट, ठीक है बेटा। तो इसलिए सबको देख लेना आराम से, तब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, पेरेंट्स का ध्यान रखना। चलते हैं बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, जय भोले की।